प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं जिस प्रश्न पत्र को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ वो BA 6 सेमेस्टर के अंतर्गत आधुनिक यूरोपीय समाज एवं अर्थव्यवस्था के कुछ पक्ष इस विषय पर मैं चर्चा करूँगा। और चूँकि परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और इस साल हेमचंद्र बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यह फैसला लिया है कि वे बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली परीक्षा लेंगे, तो उस नज़रिए से मैंने ये प्रश्न पत्र तैयार किया है। उम्मीद है कि आपको परीक्षाओं में इस प्रश्न पत्र से काफ़ी मदद मिलेगी। मैं डॉक्टर विजय बहुगुणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बड़कोट, इस प्रश्न पत्र को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के जवाब के साथ साथ प्रश्नों का सीधा सीधा संबंध यूरोपीय इतिहास से किस तरीके से है, उस पर भी विस्तार से चर्चा करूँगा। पहला प्रश्न है, इटली के किस शहर से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फ्लोरेंस शहर था वहाँ से इस पुनर्जागरण की शुरुआत हुई है। और इतालवी पुनर्जागरण से संबंधित सभी इतालवी शहरों में फ्लोरेंस अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि इस शहर में नई सृजनात्मकता के चिन्ह सबसे पहले देखने को मिलते हैं। दांते, पेट्रार्क, बोकासियो जैसे विद्वान इसी शहर से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त जो व्यापार वाणिज्य था, राजनीति शास्त्र, कला, स्थापत्य कला में भी इसी शहर ने अग्रणी भूमिका निभाई। फ्लोरेंस शहर की समृद्धि उसकी 3 गतिविधियों वाणिज्य, उद्योग तथा बैंकिंग पर आधारित थी। एक मुद्रा बाजार के रूप में फ्लोरेंस अन्य सभी इतालवी शहरों में श्रेष्ठ था। फ्लोरेंस की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका वस्त्र उद्योग तथा ऊन उद्योग ने भी निभाई थी। तो इटली के किस शहर से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई? तो ये फ्लोरेंस शहर से इसकी शुरुआत होती है। और पुनर्जागरणकालीन फ्लोरेंस में जो राजनीतिक शक्ति अधिकतर मेडिची परिवार के हाथ में थी। और मेडिची परिवार एक धनाढ्य बैंकिंग परिवार था जिसकी प्रधानता 1434 ईस्वी में शुरू हुई। तो जो दूसरा प्रश्न है वो इसी मेडिची परिवार से संबंधित है। तो सवाल है कि मेडिची परिवार का संबंध था बैंकिंग से, राजनीतिक घराने से, संगीत से, सिनेमा जगत से। तो इसका सही आंसर है बैंकिंग से। और यही कारण है कि मेडिची परिवार ने, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची रहे हों, चाहे वो माइकल एंजेलो रहे हों, इन सभी कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। और हम देखते हैं कि फ्लोरेंस शहर उस इतालवी पुनर्जागरण का केंद्र बनकर उभर कर आता है। तीसरा प्रश्न है, मानववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मानववाद का जनक फ्रांसिस्को पेट्रार्क को कहा जाता है। और आपके पास विकल्प थे फ्रांसिस्को पेट्रार्क, लियोनार्डो ब्रूनी, अल्बेर्टी और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ये कहा जाता है कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने जो प्राचीन साहित्य यानी ग्रीक और रोमन साहित्य को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उन पांडुलिपियों को इकट्ठा किया और जिसमें जीवन जीने के प्रति एक रुचि दिखाई देती थी। चौथा प्रश्न है, दांते व पेट्रार्क ने किस बोली को अपने लेखन का माध्यम बना? और ऑप्शन है लैटिन, रोमन, टस्कन और इंग्लिश। तो इसका सही जवाब जो होगा वो विकल्प 100 यानी टस्कन भाषा में। और टस्कन आम बोलचाल की भाषा थी। इसी आम बोलचाल की भाषा में दांते और पेट्रार्क ने अपने तमाम साहित्य की सृजना की। पांचवा क्वेश्चन है, डेकोमोरन किस साहित्यकार की प्रसिद्ध कृति है? तो इटालियन गद्य का जनक जिसे माना जाता है वो बोकाचियो थे। इसका सही आंसर बोकाचियो है। तो विकल्प ए है बोकाचियो, बी है दांते, सी है सर्वेंटीज। सर्वेंटीज वो स्पेनिश राइटर थे और उन्हें स्पेनिश गद्य का जनक माना जाता है। दांते की एक प्रमुख कृति डिवाइन कॉमेडी थी और ये माना जाता है कि दांते की इस कृति में मध्यकालीन विशेषताएं ज़्यादा परिलक्षित होती हैं। तो डेकोमेरन बोकाचियो द्वारा लिखित एक ग्रंथ था। तो इसका सही आंसर अ होगा। जो पांचवा प्रश्न है वो मंद्रागुला नामक नाटक के नाटककार कौन थे? तो आपके पास विकल्प हैं निकोलो मैकियावेली, अरियास्तो, दांते, इनमें से कोई नहीं। तो पहला आंसर जो विकल्प अ है निकोलो मैकियावेली वो बिल्कुल सही आंसर है। और सातवां प्रश्न जो है, ला जोकोंडा या मोनालिसा नामक कलाकृति के चित्रकार कौन थे? तो इसमें भी विकल्प अ इसका सही आंसर है, जो लियोनार्डो दा विंची। और विंची की 3 प्रमुख कृतियां थी, द वर्जिन ऑफ रॉक, मोनालिसा
जिसे कि ला जोकोंडा कहा गया, और वर्जिन ऑन द लास्ट सपर यानी अंतिम भोजन। तो 3 उनकी प्रमुख चित्र थे, और वो न केवल एक चित्रकार बल्कि शरीर विज्ञान के अध्येता, खगोलविद, वैज्ञानिक, दार्शनिक और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, लियोनार्डो दा विंची। एंड 8वां प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन थे? तो इसमें कोई दो राय नहीं कि लियोनार्डो दा विंची का ये चित्र नहीं है, लॉरेंजो गिबेर्टी का भी ये चित्र नहीं है, और दोनोतेलो का भी नहीं है। तो माइकल एंजेलो बिल्कुल सही आंसर है। माइकल एंजेलो ने द लास्ट जजमेंट नाम का चित्र बनाया था। हालांकि उनकी जो प्रसिद्धि थी वो एक मूर्तिकार के रूप में थी। डेविड और पेटा नाम की 2 बहुमुखी मूर्तियां भी उन्होंने बनाई। 9वां क्वेश्चन है, रोमानिस्क स्थापत्य कला के जनक कौन थे? तो आपके पास विकल्प है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, फिलिपो ब्रूनेलेसी, डोनाटेलो। तो सही आंसर है फिलिपो ब्रूनेलेसी। और 10वां क्वेश्चन है, बाउंड स्लेव एवं मोसेस के मूर्तिकार कौन थे? तो सही आंसर है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे पुनर्जागरण काल के, और उन्होंने बाउंड स्लेव एंड मोसेस और डेविड जैसी खूबसूरत मूर्तियां बनाई। 11वां प्रश्न है, गणितीय आकलन के आधार पर सूत्र केंद्रीय सिद्धांत की पुष्टि किस खगोलविद ने की? सही आंसर निकोलस कोपर्निकस। और ये सीधा सीधा प्रश्न जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चर्च द्वारा जो स्थापित सिद्धांत था, जो टॉलमी द्वारा प्रतिपादित था, उसमें कहा गया था कि इस ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, और इसको बहुत बाद में अपने गणितीय आकलन के आधार पर निकोलस कोपर्निकस ने गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, और सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जब निकोलस कोपर्निकस ने सिद्धांत को स्थापित किया तो उन्हें जिंदा जलाने के आदेश दे दिए गए, उनकी कृतियों को जला दिया गया। लेकिन निकोलस कोपर्निकस की बातों को बहुत बाद में कैप्लर ने और बाद में गैलीलाई ने इसको प्रमाणित किया, जब उसने एक खूबसूरत चीज़ इस पूरी दुनिया को दी जो दूरबीन थी। तो इसका सही आंसर निकोलस कोपर्निकस होगा। 12वां प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमने की अपेक्षा दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूमते हैं, ये किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो इसका सही आंसर है जोहानेस कैप्लर, और जोहानेस कैप्लर ने ही इस सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया था। 13वां प्रश्न है, फ्रेज ऑफ फॉली के लेखक कौन थे? विकल्प है इरास्मस, बी है मार्टिन लूथर, सी है सर्वेंटिस, डी है दांते। तो फ्रेज ऑफ फॉली, जिसे मूर्खता की प्रशंसा भी कहा जाता है, ये इरास्मस द्वारा लिखा गया था। इरास्मस को मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिनेसा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस फ्रेज ऑफ फॉली के माध्यम से उन्होंने पोप का मजाक उड़ाया था, चर्च का मजाक उड़ाया था। 14वां क्वेश्चन है, गरगेंतो और पैंटाग्रुएल का लेखक कौन था? और विकल्प है रबेले, बोकाचियो, सर्वेंटीज और पेट्रार्के। तो रबेले ने ये 2 के 2 ग्रंथ लिखे थे, गरगेंतो और पैंटाग्रुएल। सर्पडोम का संबंध है, और विकल्प है पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन से, सामंतवाद और पूंजीवाद। तो निश्चित तौर पर इसका जवाब सामंतवाद है, फ्यूडलिज्म है। जैसा कि आप इसके दाईं ओर जिस चित्र में देख पा रहे हैं कि इस सामंतवाद के ऊपरी छोर पर राजा होता था, उसके बाद लॉर्ड्स एंड लेडीज होते थे, नोबल्स होते थे। राजा से लॉर्ड को फीप यानी ज़मीन का हस्तांतरण होता था, और लॉर्ड से नाइट को वो ज़मीन हस्तांतरित होती थी, और नाइट से पेजेंट यानी सर्फ। ये नाइट लॉर्ड की सेवा किया करते थे, और लॉर्ड राजा की लॉर्ड पर निर्भरता सैनिकों के लिए होती थी। जब भी इस राजा पर कोई आक्रमण करता था तो लॉर्ड अपने स्वामी की रक्षा करता था। तो ये एक मार्शियल टाइप का फ्यूडलिज्म यूरोप में दिखाई देता है, जिसके अंतिम छोर पर किसान थे जो उनकी ज़मीनों पर अनाज उगाते थे, जो अर्धदास जैसा जीवन जिया करते थे। तो सर्फडोम यानी अर्धदासत्व, ये बिल्कुल पेजेंट एंड जो सर्फ जो सबसे निचले छोर पर खड़े हैं उनसे संबंधित है। तो निश्चित तौर पर इसका संबंध सामंतवाद से है। मैनोरियल प्रणाली का संबंध है, तो निश्चित तौर पर इसका संबंध भी सामंतवाद से ही है। और सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो विकल्प है बारूद का प्रयोग, किसानों का विद्रोह, शहरीकरण, उक्त सभी। तो बारूद के प्रयोग ने भी सामंतवाद के पतन में अपनी भूमिका निभाई, और किसानों के विद्रोह ने भी सामंतवाद को ढहाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहरीकरण यानी जो अर्धदास की ज़िंदगी जी रहे थे जो किसान, उनको मौका मिला शहरों में
मजदूरी करने के लिए वो गए, जिससे वो अपने मालिकों से स्वतंत्र होते चले गए। तो इन सभी कारणों को हम सामंतवाद के पतन में उत्तरदायी समझते हैं। 18वां प्रश्न, यूरोपीय सामंतवाद की मुख्य विशेषता है। जागीर का हस्तांतरण यानी फीप का हस्तांतरण बिल्कुल था। विकल्प है अर्धदासत्व, सर्पडोम भी उसकी एक विशेषता थी, मैनुअल प्रणाली भी उसकी विशेषता थी। तो इसका आंसर होगा उक्त सभी। अब मुक्ति का मार्ग आस्था के माध्यम से माना, न कि अच्छे कार्यों के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया था? तो मार्टिन लूथर ने ही कहा था कि मुक्ति का मार्ग आस्था के माध्यम से माना जाए, न कि अच्छे कार्यों के द्वारा। ये उनकी मुख्य प्रस्तावना थी और लूथरवाद की ये मुख्य विशेषता थी। जूलियस का निष्कासन नामक लेख किसने लिखा? तो ये निश्चित तौर पर, जिसे मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा जिसे कहा जाता है, इरास्मस। और इरास्मस ने प्रेज ऑफ फॉली और जूलियस का निष्कासन नाम के दो महत्वपूर्ण लेख लिखे, जिसमें उन्होंने पोप का, चर्च का मजाक उड़ा। मार्टिन लूथर के 95 प्रश्नों या प्रस्तावनाओं में किस विषय पर ज्यादा कटाक्ष किया गया? मार्टिन लूथर ने 1517 ईस्वी में पोप के एक प्रतिनिधि टैडजेल को विटेनबर्ग में क्षमा पत्रों की बिक्री करते हुए देखा, और ये माना जाता है कि उन्होंने उसी वर्ष अपना विरोध दर्ज कराया। और ज़्यादातर प्रश्न जो इन 95 प्रश्नों में, 95 प्रस्तावनाओं में थे, वो ज़्यादातर संबंध उनका पाप मोचन पत्र या मुक्ति पत्र, जिसे इंडलजेंसेस कहा जाता है, इन इंडलजेंसेस से रिलेटेड थे। तो इसका सही आंसर 100 होगा, पाप मोचन पत्र या मुक्ति पत्र। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी शुरुआत 1517 ईस्वी में हुई। तो विकल्प 100 इसका सही आंसर होगा। 1517 ईस्वी में प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत हुई, क्योंकि इसी वर्ष विटेनबर्ग में पोप के एक प्रतिनिधि टैडजेल को क्षमा पत्र की बिक्री करते हुए जब मार्टिन लूथर ने देखा, तो उसने वहीं अपना विरोध जताया, और कहते हैं यहीं से प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत हुई। लूथर ने किन संस्कारों को मान्यता दी? आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में 7 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिन्हें 7 सैक्रामेंट कहा जाता है, और जिसमें होली यूखारिस्ट है, बपतिस्मा है, होली ऑर्डर है, रीयूनियन है। तो मार्टिन लूथर ने जिन 2 संस्कारों को मान्यता दी थी, वो बपतिस्मा यानी नामकरण संस्कार और होली यूखारिस्ट यानी पवित्र भोजन। तो इसका सही आंसर विकल्प 100 होगा। एनाबैप्टिस्ट आंदोलन किन देशों तक सीमित रहा? एनाबैप्टिस्ट आंदोलन स्विट्जरलैंड और जर्मनी के क्षेत्र तक ही सीमित रहा, क्योंकि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री थी, वहाँ लूथरवाद पहले ही पहुँच चुका था, और बाकी के हिस्सों में कॉल्विनवाद बहुत ज़्यादा प्रचलित धर्म के रूप में फैला। जॉन कॉल्विन कॉल्विनवाद वो स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन के नाम से जाना गया, वो फ्रांस में ह्यूगनॉट के नाम से जाना गया, और इंग्लैंड में उनको प्यूरिटन्स कहा गया यानी शुद्धतावादी कहा गया। किसने कहा था कि मानव जीवन पापमय है? तो विकल्प है जॉन कॉल्विन, मार्टिन लूथर, जॉन हस एंड ज्विंगली। तो निश्चित तौर पर इसका आंसर जॉन कॉल्विन होगा। कॉल्विन ने ही माना कि मानव जीवन पापमय, ये उन्हीं का मानना था। 26वां प्रश्न है, प्रारब्धवाद संबंधी सिद्धांत को किस धर्म सुधारक ने मान्यता दी? जिसको प्रीडेस्टिनेशन कहते हैं, प्रारब्धवाद, पहले से तय। प्रारब्धवाद का मतलब होता है जो पहले से तय है, और इसके प्रखर प्रवक्ता रहे जॉन कॉल्विन, उन्होंने ही प्रारब्धवाद को मान्यता दी। स्कॉटलैंड में कॉल्विनवादियों को कहा जाता था, तो निश्चित तौर पर उन्हें प्रेस्बिटेरियन कहा जाता था, क्योंकि शुद्धतावादी इंग्लैंड के कॉल्विनवादियों को कहा जाता था। सेंट इग्नेशियस लॉयला का संबंध था प्रतिधर्म सुधार आंदोलन से, और इसका विकल्प और इसका सही जवाब होगा प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। इतालवी पुनर्जागरण के प्रथम चरण त्रिसंतों का उत्कृष्ट साहित्यकार कौन था? विकल्प है पेट्रार्के, ब है दांते, सौ है सर्वेंटीज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर फ्रांचेस्को पेट्रार्क है, जिन्हें त्रिसंतों का उत्कृष्ट साहित्यकार कहा जाता है। त्रिसंतों का मतलब है 14वीं शताब्दी के इस पूरे काल को, पुनर्जागरण के काल को त्रिसंतों कहा जाता है। तो इटालियन भाषा में त्रिसंतो कहा जाता है। तो इसका साहित्यकार निश्चित तौर पर पेट्रार्के था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो निश्चित तौर पर इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई, और उसके बाद ये बाकी यूरोप के अन्य देशों में फैला। दास व्यापार के अंतिम चरण में किन वस्तुओं को अफ्रीका से लाया जाता था? अ है दास, बी है गन्ना, कपास, तंबाकू, सी है सीरा, रम, और द है उक्त सभी। तो निश्चित तौर पर गन्ना, कपास, तंबाकू
इसका सही आंसर है। और 32वां क्वेश्चन है, अटलांटिक दास व्यापार को सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश ने प्रसिद्धि दिलाई? तो आइबेरियन द्वीप के जो दो प्रसिद्ध देश थे, स्पेन और पुर्तगाल, इन्होंने अपने समुद्री नाविकों को बहुत पहले से ही समुद्री रास्तों से नई दुनिया को खोज निकालने का उपक्रम किया। और इसमें पुर्तगाल ये अग्रणी देश था जिसने अटलांटिक दास व्यापार को सबसे पहले अपने हाथों में लिया। अफ्रीका के किस हिस्से में दासों को अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के तटों में उतारा जाता था? तो इसका सही आंसर पश्चिमी अफ्रीका है। और ये दास व्यापार त्रिकोणात्मक होता था, और इस त्रिकोणात्मक व्यापार में पश्चिम अफ्रीका से इन दासों को लाकर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन द्वीपों तक पहुंचाया जाता था। और कैरेबियन में ये लोग गन्ने की खेती, तंबाकू की खेती से जुड़े हुए थे, और अमेरिका में भी जो गन्ने और तंबाकू की खेती में इन दासों को लगाया जाता था। त्रिकोणात्मक दास व्यापार का अर्थ है दास जहाज़ों का 3 चरणों में वस्तुओं को ले जाना, 3 महाद्वीपों की यात्रा, 3 देशों में सामान को ले जाना, इनमें से कोई नहीं। तो दास जहाज़ों का 3 चरणों में वस्तुओं को ले जाना इसका सही आंसर है। 35% ब्रिटेन के किन बंदरगाहों से दास व्यापार संचालित हो रहा था? विकल्प ए है ब्रिस्टल, लिवरपूल, लंदन, ब है ब्रिस्टल, लॉर्ड्स, लीड्स, सी है लंकाशायर, लॉर्ड्स, लीड्स, और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है ब्रिस्टल, लिवरपूल, लंदन। और दाएं छोर पर आप देख रहे हैं कि जैसे निग्रोज को जब दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका से जब जहाज़ों में भरकर अमेरिका के तटों पर उतारा जाता था तो किस तरीके से उनकी बोलियां लगती थी, इसका एक उदाहरण आपको 1769 का 24 जुलाई 1769 का ये टू बी सोल्ड ऑन थर्सडे एंड थर्सडे ए कार्गो ऑफ 94 प्राइम हेल्दी निग्रोज कंसिस्टिंग ऑफ 39 men, 15 boys, 24 women and 16 girls just arrived in the Byzantine Gambia, Francis Bere Mapter from Sierra Leone by David and John's Dash। तो डेविड एंड जॉन्स कंपनी का ये इश्तहार आपने देखा, इस तरीके से दास व्यापार संचालित होता था, और जिसमें ये डेट दी गई थी कि फलां तारीख को इतने आदमी 39 आदमी, 15 लड़के और 24 औरतें और 16 लड़कियों को ये जहाज़, ये कार्गो लेके अमेरिका के तट पर पहुंच जाएगा। ये अटलांटिक दास व्यापार की एक तस्वीर आप लोगों ने मैंने रखी। ये सामंतवाद के दिनों में कैसे वो जो घुड़सवार होते थे उनमें किस तरीके की वेशभूषा वो पहना करते थे, ये उसका चित्र है। तो अधिकांश लोग ये तीर धनुष और तलवार से युद्ध लड़ा करते थे। इस सामंतवाद के पतन में बारूद ने अहम भूमिका निभाई। जैसे ही बारूद का अन्वेषण हुआ तो इनके जो मैनर थे, दुर्ग थे, वो अब सुरक्षित नहीं रहे, और किसानों के विद्रोह ने भी इनके लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। तो ये सामंतवाद के दिनों का एक खूबसूरत चित्र आपके, और ये 14वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो अटलांटिक दास व्यापार है उसका ये एक चित्र है उससे जुड़ा हुआ। आप देख रहे हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी सारे दासों को किस तरीके से हाथ में जंजीरें बांध के, बच्चों को जंजीरें बांधकर इस दास व्यापार को क्रियान्वित किया जाता था। तो ये चित्र उसी से, और अटलांटिक दास व्यापार से संबंधित एक और चित्र, ये माना जाता है कि इनको जब जहाज़ों में ठूस दिया जाता था तो बहुत सारे लोग अपनी यात्रा भी पूरी नहीं कर पाते थे, और 25% दास रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी, और उस सड़ांध में इन जो बाकी बचे हुए जो दास थे उनको अमेरिका के तटों में और वेस्ट इंडीज़ के कैरेबियन तटों पर उतारा जाता था। तो ये इस आधुनिक यूरोपीय समाज एवं अर्थव्यवस्था के कुछ पक्ष पर आधारित कुछ प्रश्न थे, कुछ ये दिलचस्प चित्र उस दौर के थे। और इस व्याख्यान में इतना ही, और फिर अगले व्याख्यान में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।